नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, जो कि पीवाईक्यूज भी हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, पूछे गए हैं बोर्ड में, उनको हम डिस्कस करेंगे। और यह हमारी 71 क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसको हम देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो होगी बोर्ड में अन्य क्वेश्चन हमें लगता है कि देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा परीक्षा से पहले, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह देखिए, तो कह रहा है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं यह पूछ रहा है। तो आपको पता है एटीपी। क्या है? एटीपी। केटीपी नहीं है, एटीपी है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? देखिए, यह यकृत यहाँ होता है पित्ताशय, ठीक है, यानी गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे आपको याद रखना है पित्त रस केवल पित्ताशय में संचित होता है, बल्कि यह जो स्रावित होता है वह पित्ताशय से नहीं, यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत से होता है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं। तो अब बताइए परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो यहाँ पे यह है आपका परागकोश, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यानी यह पूछ रहा पत्तियों से जनन किस में होता है? अलैंगिक जनन पत्तियों से किस में होता है? तो आपको याद रखना है ब्रायोफिलम में। किस में होता है? ब्रायोफिलम में। ये देख सकते हैं ब्रायोफिलम की पत्ती है, ठीक है, और इसके पत्तियों पर देखिए छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, धीरे धीरे कलियां विकसित हो रही हैं। तो यही पर है ब्रायोफिलम। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिएगा, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। इसको रट लीजिएगा क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण, मतलब कि इतना महत्वपूर्ण है, इसके ऑप्शन भी सेम करके देता है। तो यहाँ पे याद रखें, कौन है? पपीता। कौन है? पपीता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो यहाँ देखिएगा 140/80 लिखा है, 120/80 लिखा है, 135/100 लिखा है और 125/115 लिखा है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है 120/80। तो यह याद रख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला में याद रखेंगे कि एक जो होगा पहला, उसको कौन खाएगा, आगे अब जो खाया है उसको कौन खाएगा, इस तरह से आहार श्रृंखला बनती है। तो यहाँ देखिएगा, पहला दिया है घास, फिर दिया है गेहूं, फिर दिया है आम। तो घास को गेहूं तो खाएगा नहीं, और गेहूं को ना तो आम खाएगा। फिर दिया है घास, घास को बकरी खाती है? बिल्कुल खाती है। बकरी को मानव खाता है? बिल्कुल खाता है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, आहार श्रृंखला बन जाएगी, फूड चेन बन जाएगी। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं आप, बकरी को गाय खाएगी? नहीं खाएगी। गाय को हाथी खाएगा? नहीं खाएगा। घास को मछली खाएगी? नहीं। मछली को बकरी खाएगी? नहीं, ठीक है। तो घास को तो खाती है, जो प्लैंकटन होता है, पौधा होता है छोटा छोटा, तो ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन बकरी थोड़ी खाएगी मछली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है आहार श्रृंखला जो बन रही है, घास, बकरी और मानव की, ठीक है। यह क्रम याद रखना रहेगा, मतलब क्रम से कौन किसको खा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में ए डी को पहचानिए, ए से डी को पहचानिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए से डी तक आपको पहचानना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ए कौन होगा यह बताना है। ए यहाँ पे है, और आपको पता है कि जो यह वृक्क होता है इसके ऊपर अधिवृक्क पाया जाता है। तो ए जो हमारा वह क्या है? अधिवृक्क है, ठीक है। तो यह मैं यहां लिख देता हूं, अधिवृक्क, ठीक। यह ए हो गया अधिवृक्क। बी क्या है? यह है मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो यह है मूत्रवाहिनी। यहां पे मैं छोटा सा लिख देता हूं, बस समझ लीजिएगा, यह क्या है? मूत्रवाहिनी है। डी क्या है? मूत्र मार्ग है। डी क्या है? मूत्र मार्ग है। और सी क्या है? तो यहां पर सी क्या है? यहां पर देखिएगा, यह देखिए वृक्क के अंदर जो यह संरचना होती है इसे वलकुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलकुट, ठीक है। और इस पे पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं इस तरह से इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे चलिए, तो ए है अधिवृक्क। तो पहले और दूसरे जो ऑप्शन में ए का पहला है, मतलब अधिवृक्क दिया है, और बाकी दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गए, तो सी और डी गलत हो गया। अब पहले और दूसरे में अधिवृक्क दिया है तो अधिवृक्क है। दूसरा बी कौन सा है? दूसरा बी है मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग नहीं है। ये देखिएगा, यह मूत्रवाहिनी है,
क्या है, मूत्रवाहिनी। मूत्र मार्ग डी पर है, तो मूत्र मार्ग यह वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो बचा कौन, बी वाला। तो क्योंकि बी पर मूत्रवाहिनी आना चाहिए, और सी पर वलकुट है, बिल्कुल है, और डी पर क्या है, तो डी पर मूत्र मार्ग है। डी पर क्या है, मूत्र मार्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही। तो यहां देख सकते हैं यह वाला ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में जड़ों से, तो बताइए पानी जड़ में होता है। ठीक है, तो यह मान लेते हैं एक पादप है और यह पादप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जड़ों से पानी पहुंचाया जाएगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लें। तो जड़ों से पानी पहुंचाया जाएगा यहाँ से पत्तियों तक, यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाएगा। यह किसके द्वारा जाता है, तो फ्लोएम द्वारा नहीं, जाइलम द्वारा। तो जल जाता है जाइलम से, फूड जाता है फ्लोएम से, यही याद रखिएगा। तो जल जाता है जाइलम से, फूड जाता है फ्लोएम से। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो पानी पहुंचाना है तो जाइलम द्वारा। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। अप्रकाशिक अपक्रिया कोमा में होती है। तो देखिए प्रकाश नहीं है तो कोमा है। ठीक है, कोमा आप याद रखने के लिए करेंगे तो यहाँ स्ट्रोमा याद रखना है। ठीक है, अब प्रकाशिक जो होती है वह कहाँ होती है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के दो पार्ट होते हैं ना, एक प्रकाशिक अपक्रिया, एक अप्रकाशिक अपक्रिया। जो प्रकाशिक होती है वह ग्रेना में होती है। तो ग्रेना में कौन होती है, प्रकाशिक होती है। ठीक है, और अप्रकाशिक कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन होती है, अप्रकाशिक अपक्रिया। याद रखें, अप्रकाशिक कहाँ होती है, प्रकाशिक आपकी होती है ग्रेना में। ठीक है, ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु, मेंटल नहीं है मेंडल है, ठीक है, हेतु मटर के कौन से लक्षण का चुनाव नहीं किया था। अब यहां देखें, उसने पत्ती पर कोई प्रयोग नहीं किया है, याद रखें। तो यहां से पुष्पक्रम लिया था, बीजों का आकार लिया था, पौधे की लंबाई लिया था, पत्तियों की आकृति नहीं लिया था। यानी यही ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखना है, यह ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखना है क्वेश्चन नंबर 12, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। तो पहले बताइएगा डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है। डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और इसी के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। इसी के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ठीक है, 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ठीक है, डीएनए में 4 होते हैं, फिर आरएनए में 4 होते हैं। ठीक है, और डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो हृदय का धड़कना बिल्कुल है, रुधिर का परिसंचरण बिल्कुल है, पलक झपकना बिल्कुल है, ये सभी, तो ये सभी सही है। ठीक है, इसका नियंत्रण कौन करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का, तो मेरुरज्जु। कौन करता है, मेरुरज्जु। ठीक है, आप पूरा समझ लेंगे यहां से, मेरुरज्जु। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिएगा, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न पौधे होते हैं। तो लंबे पौधे और बौना पौधा, लंबे पौधे को हम दर्शाते किससे हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी से। ठीक है, यह हो गया। और बौने पौधे को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल टी से। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ पे क्रॉस कराना होगा तो पहले युग्मक का निर्माण होगा। तो एक एक यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर कैपिटल टी इसमें भी युग्मक में, और यहाँ पर भी कैपिटल टी, फिर कौन आएगा, स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी आएगा, तो स्मॉल टी हो गया, यहाँ पर भी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस कराना है, तो देखिएगा यह क्रॉस करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं, तो कैपिटल टी मिला, स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, फिर कराएंगे यहाँ से यहाँ, तो यह भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे मिलाएंगे तो यह भी आपको कैपिटल टी मिल जाएगा और स्मॉल टी मिल जाएगा। फिर यहाँ से मिलाएंगे यह वाला, तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जिसमें प्रभावी लक्षण हो गया कैपिटल वाला प्रभावी, तो कैपिटल कौन सा है, लंबा होने का। कैपिटल यहाँ पे है, लंबा पौधा है, यह शुद्ध लंबा पौधा है, और यह शुद्ध बौना पौधा है, तो लंबा वाला प्रभावी हो गया, लंबापन। तो सभी में कैपिटल टी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है।
तो सभी पौधे लंबे होंगे, तो क्या होंगे, सभी केवल लंबे होंगे। बौना एक भी नहीं आया है, तो याद रखें केवल लंबे पौधे। यह ऑप्शन आपका कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15वां क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जाइलम द्वारा। किससे, जाइलम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है, मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण रखता है मेरुरज्जु, लेकिन यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाएं नहीं, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, यही सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर कौन रखता है, मेरुरज्जु। सभी दैहिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है, यहाँ पे देखिएगा यह भाग है, कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे बढ़ते हैं, अंडाणु उत्पन्न होते हैं। तो अंडाणु, यह देखिए मादा जनन तंत्र का चित्र है। यहाँ पर पूछ रहा अंडाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अंडाणु होते हैं उत्पन्न, यहाँ देखिए अंडाशय में, यहाँ देखिए अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यह आपका क्या है, यह गर्भाशय है, यह क्या है, गर्भाशय। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, केवल जंतुओं में। श्वसन, तो जंतु और पादप दोनों करते हैं। तंत्रिका तंत्र, यही है, देखिए तंत्रिका तंत्र ही है जो किसमें केवल पाया जाता है, केवल पादपों में नहीं पाया जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। पादपों में नहीं पाया जाता है, जंतुओं में केवल पाया जाता है। हार्मोन दोनों में होते हैं, वृद्धि दोनों में होती है। ठीक है, तो यानी यहाँ जंतु और पादप में तुलना करके पूछ रहा है कि किसमें कौन सा नहीं पाया जाता, मतलब कि जंतुओं में ही पाया जाता है कौन सा हिस्सा। तो तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। शरीर से बाहर कौन से चीज से, यानी कौन सा प्रक्रम है जिससे शरीर से बाहर हम उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो उत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा, उत्सर्जन द्वारा। जनन द्वारा नई संतान उत्पन्न होती है। पाचन द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है। परिसंचरण, तो आपको पता है कि हृदय रुधिर परिसंचरण का केंद्र है। ठीक है, आगे देखिए, मानव हृदय का पेसमेकर किस वेश्म में होता है, यह पेसमेकर। ठीक है, तो यहां देखिएगा, यहाँ पेसमेकर लिखा है। ठीक, और पेसमेकर यहाँ होता है। आपको पता है कि इसे कौन सा, यहाँ देखिए यह होता है आपका लेफ्ट और यह होता है राइट। ठीक है, आपके हृदय में इधर लेफ्ट, यह है राइट, तो राइट में होता है। और यहाँ राइट में क्या है, यानी दाहिने में होता है, दाहिने में। और दाहिने में क्या, ऊपर है तो अलिंद, नीचे है तो निलय। ठीक है, अलिंद में होता है, दाहिने अलिंद में। किसमें, दाहिने अलिंद में। तो यह ऑप्शन आपका सही है, दायां अलिंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पादपों में जाइलम का कार्य क्या है, देखिए उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन नहीं करता है, जल का संवहन करता है, जल का संवहन हो गया। भोजन का संवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। भोजन का कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसी के कारण क्या होता है, व्यक्तियों में शुगर होता है। ठीक है, इंसुलिन होता है कारण शुगर के लिए, उत्तरदायी कारण होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसका निर्माण आमाशय से होता है, नहीं। कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत से नहीं, वृक्कों से नहीं, अग्न्याशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्न्याशय। देखिए यह अग्न्याशय, तो यहीं से स्राव होता है किसका, अग्न्याशय से इंसुलिन का, अग्न्याशय से इंसुलिन का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का है। अब देखिए, गोल के लिए आता है राउंड शब्द। ठीक है, और कह रहा शुद्ध है चाहिए, और शुद्ध के लिए कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। शुद्ध गोल के लिए क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल आर आर। क्या लगाते हैं, कैपिटल आर आर। ठीक, शुद्ध गोल के लिए कैपिटल आर आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किन कार्यों के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, बिल्कुल सही। हृदय स्पंदन के लिए, बिल्कुल सही। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी जी, तो यह सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन मानव में है, इंसुलिन मानव में है, थायरॉक्सिन मानव में है, तो साइटोसिन जो है वह है पादपों में है, साइटोसिन। ठीक है, तो आप पादपों वाला याद कर सकते हैं, साइटोसिन है, और क्या है, और भी है दो चार, जिब्रेलिन है, देखिए जैसे एक। ठीक है, आगे आप देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 26 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, तो पूछ रहा मुकुलन द्वारा किसमें लैंगिक जनन होगा। ठीक है, तो हाइड्रा में, आपको अमीबा में पता है किससे होता है, अमीबा में होता है आपका जो है विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है वह पूछा है कि किसके द्वारा होगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, यह है ना आपका बना है ईस्ट, क्या बना है, ईस्ट बना है।
तो यह है ईस्ट में। अमीबा में नहीं है, प्लाज्मोडियम में नहीं है, लिस्मानिया में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाते हैं या कहलाता है। तो यहाँ पे बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप प्लास्टिक की थैली जो लेके जाएंगे वह पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। यहाँ पे कपड़े का थैला ले जाना है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद रखना। यहाँ पे जब आपके घर में यूज ना हो तो इनको बंद रखना, बिल्कुल पर्यावरण क्या है, अनुकूल घटना है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाहन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण घटेगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किसका भाग है? वृक्क किसका भाग है? ये देखिए, उत्सर्जन तंत्र। किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। ठीक, पोषण का नहीं, श्वसन का नहीं, परिवहन का नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि CO2 और H2O यही दोनों मिलते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब जाके क्या बनता है? C6H12 और O6 बनता है। ठीक है, C6H12 O6 और O2 बनता है, O6 नहीं, यहाँ O2 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ प्रकाश चाहिए, इसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। ठीक है, तो क्लोरो लिख देने से समझ लेंगे आप क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल भी चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सब चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंडाशय बिल्कुल है, देख लीजिए, अंडाशय यहाँ पे है, यह है अंडाशय। ठीक, आगे देखिए। अन्नाशय नहीं है, अंडाशय है। गर्भाशय बिल्कुल है, देखिए यह गर्भाशय, यह मादा जनन तंत्र का चित्र है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, शुक्रवाहिनी नहीं, शुक्रवाहिका लिखा है तो शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका तब किसकी है? यह है किसकी? नर जनन तंत्र का हिस्सा। डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी यह भी इसी का हिस्सा है। डिंबवाहिनी किसे कहते हैं? तो अंडवाहिका जो लिखा है ना, उसी को डिंबवाहिनी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? नहीं है भाग, तो यह ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी वाला, शुक्रवाहिका। यह नर जनन तंत्र का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है, तो किससे दर्शाते हैं? मनुष्य में लिंग गुणसूत्र को किससे दर्शाते हैं? अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन। अच्छा, मनुष्य में नहीं लिखा, पुरुष में लिखा, सॉरी मैं ही गलत हूँ। तो पुरुष में होता है ना, पुरुष में, तो पुरुष में दर्शाते हैं XY से, तो XY से दर्शाते हैं पुरुष में। महिला में किसे दर्शाते हैं? तो स्त्री में दर्शाते हैं XX से। ठीक है, स्त्री में दर्शाते हैं XX से। ठीक है, और पुरुष में XY से, पुरुष में XY से। ठीक है, आगे देखिए। केवल जल में घुलनशील होता है, तो यह देखिए क्वेश्चन आप में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया गया है तो देख लीजिए एक बार, कौन से जो विटामिन वह जल में घुलनशील होते हैं। तो इसके लिए याद रख लीजिए, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। अब यह भैंस गई पानी में कैसे, क्या रटना है, इसका मतलब क्या है? तो पानी में घुलनशील होगा, इसका मतलब भैंस गई, तो भैंस माने यहाँ भैंस हो गया B और सा से हो गया C। ठीक है, तो भैंस गई पानी में, तो यहाँ पे B माने विटामिन B और विटामिन C, यह दोनों किसमें घुलनशील होती हैं? जल में। और बाकी जो होती हैं वह किसमें? वसा में घुलनशील होती है। तो जैसे आपकी जो बची हुई विटामिन है A, D, E, K, यह जो विटामिन है यह वसा में घुलनशील होती हैं। किसमें घुलनशील होती हैं? वसा में। ठीक, A, D, E, K और B, C जल में घुलनशील होती हैं। आगे देखिए, तो ऑप्शन इसमें लगा लीजिए टिक, तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए। ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है, तो ATP और NADP2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सीधे से बताइए ना, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्वेश्चन अगर आया है तो यहाँ देख लीजिए, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहाँ देखिए वायरस का जो फिगर है आपके सामने बना हुआ है, तो वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो आपके जो होते हैं वायरस जो होते हैं वह न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, तो यह दोनों होते हैं उसमें। आगे देखिए,
मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन किसमें पाया जाता है? तो ये अलैंगिक जनन का एक हिस्सा है मुकुलन, तो वह किसमें किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, लिस्मानिया में पाया जाता है। इन सभी में ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, सब सही। ठीक है, डी वाला सही हो गया। तो यह देखिएगा, यह प्लेनेरिया है आपके सामने, यह वाला प्लेनेरिया है, यह क्या है? हाइड्रा है, और यह लिस्मानिया है। यह क्या है? लिस्मानिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। देखिए यह है डीएनए का केंद्र, मतलब कि यह होता कोशिका का केंद्रक बना है आपके सामने, और इसी में धागेनुमा संरचना होती है, उसे ही क्या कहते हैं? डीएनए। ठीक है, और किस रूप में पाया जाता है? यह गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। केंद्रक में किस रूप में पाया जाता है? गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है? तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है कौन? गुणसूत्र। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। और यह कहां पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का कार्य नहीं है। तो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, सही है। हड्डियों एवं पेशियों का विकास, यही गलत है। ठीक है, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, यह सही है। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत, मतलब गलत होने के साथ यह सही हो जाता है आपका ऑप्शन, तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। यह आपके अनुसार यहाँ पे सही होगा। मैं इसको सही से लगा देता हूँ निशान। देखिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव में लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी होती हैं? अब देखिए, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, घोड़ा घोड़ी। घोड़ा घोड़ी कहाँ होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन, प्रचलित रूप में ऊर्जागृह कहलाता है, प्रचलित रूप में ऊर्जागृह कहलाता है। यह देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागृह कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट गलत है, राइबोसोम्स गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कोष होते हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, कितने होते हैं? तो केवल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 वेश में होते हैं। आगे बढ़िए। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं, अभी हम मत कहिए कि मेरे घर के सामने पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती हैं। कहाँ? स्टोमेटा में। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यह द्वार कोशिकाएं हैं। 1 मिनट, कलर चेंज करें। यह देखिए, यह वाला हिस्सा द्वार कोशिकाओं का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है, जोड़े में होती है, यानी 2x होती है। ठीक है, 2 गुना। ठीक है, 2x होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, मूत्र निर्माण होता है। तो मूत्र निर्माण कहाँ होता है? यह देखिए क्या बना है? उत्सर्जन तंत्र बना है, और इसमें एक भाग होता है ब्रिक, 1 जोड़ी ब्रिक पाए जाते हैं। यहीं पर आपको मिलता है क्या? आपको मूत्र निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ब्रिक में मूत्र निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? तो यहाँ पे देखिए, पेप्सिन नहीं होता, एमाइलेज नहीं होता, ट्रिप्सिन नहीं होता। तो पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नहीं होता है, लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइपेज। ठीक है, आगे बढ़िए। वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो अपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, सरल में टूटना अपचयी, और जब छोटे छोटे यानी सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करते हैं तो उसे उपापचयी कहते हैं, उपाचयी कहते हैं, उपचयी कहते हैं। ठीक है, तो यह सरल से जटिल हो जाता है। सरल से, 1 मिनट, सरल से जटिल बनना, सरल से जटिल अणु बनना क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता, यह कहा जाएगा क्या? आपके लिए उपचयी। क्या कहलाएगा? उपचयी। लेकिन अगर जटिल से सरल हो रहा है, जटिल से क्या हो रहा है? सरल अणु बन रहे हैं, तो यह कहलाएगा क्या? यह कहलाता है अपचयी। ठीक, अब देखिए यहां पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इस हिसाब से? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अपचयी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ जटिल से क्या बन रहे हैं? सरल बन रहे हैं। तो जटिल से क्या बन रहा है? जटिल से सरल अणु, जटिल से सरल अणु। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
यहाँ पे लिखा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, श्वसन में। किसमें निभाता है, श्वसन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, श्वसन के लिए आवश्यक है। आगे बढ़िए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 44 गलत जवाब है। ध्यान से देखिएगा, कितना होती है, 46 होती है। कितना होती है, 46 होती है। तो 23 जोड़ा यानी 46। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किसको अवशोषित करता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है, प्रकाश को। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, प्रकाश ऊर्जा को। अगला देखिए, मानव के भ्रूण में पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, जब मतलब कि जो बच्चा होता है भ्रूण की अवस्था में होता है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो उसको गर्भाशय में एक संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है ये, ठीक है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। अब प्लेसेंटा से ही भ्रूण का पोषण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, प्लेसेंटा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है। कौन विषम पोषी नहीं है, फफूंदी है, फीताकृमि है, उसके बाद ईस्ट है, मनी प्लांट नहीं है। मनी प्लांट नहीं है, यानी कि विषम पोषी नहीं है। मनी प्लांट विषम पोषी नहीं है। मेंडल, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मेंडल प्रसिद्ध हैं। मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको पता है कि मेंडल आनुवांशिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मेंडल आनुवांशिकता के नियमों के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्हें आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है, आनुवांशिकी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, कोपिका, वाई कोष्टिका, इसी को एल्वियोली बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एल्वियोली, तो एल्वियोली पाई जाती है। तो यह देखिए छोटी छोटी संरचनाएं हैं, यहाँ पे यह देखिए फिर बाहर बड़ा करके दिखा दिया गया है। तो वाई कोष्टिका पाई जाती है, तो यह आपका क्या बना हुआ है, फेफड़े बना हुआ है, तो फेफड़े में पाई जाती है, यकृत में नहीं, फेफड़े में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन होता है तो यहाँ पे प्लेनेरिया में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। यहाँ पे कह रहा प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, तो गलत हो गया। हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, गलत हो गया। पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, यह भी गलत है। प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, यह क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ पे ब्रायोफिलम होता है, आप पहले देख चुके हैं। इसे अजूबा भी कहा जाता है, तो यह है ब्रायोफिलम, ठीक है। आगे बढ़िए, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो छोटी आंत में, आमाशय में, अग्न्याशय में या बड़ी आंत में। तो आपको पता होना चाहिए ये आमाशय में होती हैं। कहाँ होती हैं, आमाशय। देखिए आमाशय बना हुआ है, ठीक है। इसी की आंतरिक दीवारों पर क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आगे देखिए, द्विविखंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। द्विविखंडन विधि द्वारा, द्विविखंडन, तो आपको पता है ये अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है, याद रखें। अमीबा का चित्र भी आपके सामने यहाँ बना हुआ है, ठीक। आगे देखिए, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, यौन संचारित, ठीक है। तो यहाँ पे यौन संचारित रोग है, टाइफाइड नहीं है, हैजा नहीं है, मलेरिया नहीं है, सिफिलिस है। तो आपको पता है सिफिलिस है, एड्स है, गोनेरिया है, यह सभी कैसे रोग हैं, यह है यौन संचारित रोग, ठीक है। आगे देखिएगा, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित की जाती है। तो आपको पता है कि जो होता है परिवार नियोजन की विधियों में हमने एक पढ़ा था अस्थायी विधि और एक पढ़ा था अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधियों में एक पढ़ा था कॉपर टी। कॉपर टी देखिए यह है आपके सामने, इसको गर्भाशय में इस प्रकार से लगाया जाता है। कॉपर टी का प्रयोग गर्भाशय में इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यह कहाँ लगाया जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गर्भाशय में। आगे देखिए, अनुवांशिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, यह क्वेश्चन आपका हो चुका है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। एच जी मूलर को नहीं कहते हैं, इन सभी को तो कहेंगे नहीं। जेडी वाटसन को भी नहीं कहेंगे, तो केवल हमारे ऑप्शन में है कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल सही है, ठीक है। आगे देखिए, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो ये देखिए डीएनए की यहाँ तंतु हैं दो, ठीक है, द्विकुंडली संरचना होती है डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेप्टाइड बंध द्वारा नहीं, सहसंयोजी बंध द्वारा नहीं, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा नहीं, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा बिल्कुल सही। तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो यह देखिए हाइड्रा बना हुआ है, तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। किसमें होता है, हाइड्रा में, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। अब देखिए इसमें हो जाएगा संशय, मीठी मटर, उद्यान मटर। आपको सभी को तो पता है कि मटर पर किया था, लेकिन कौन सी मटर थी, तो आपको पता होना चाहिए कि यह उद्यान मटर, पाइसम सटाइवम पर किया था, तो उद्यान मटर थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर उद्यान मटर। आगे देखिए, रक्त दाब मापा जाता है, तो यह देखिए स्फिग्मैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्त दाब को नापने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर का, ठीक है। आगे बढ़िए,
ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत का क्षरण जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, प्राकृतिक पारितंत्र है। अब देखिए, अगर आप गमला लगा रहे हैं तो ये तो आपने लगाया, प्राकृतिक हुआ नहीं। जल जीवशाला, इसे एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम जो कि कांच का एक बर्तन होता है, आयताकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, इसमें कुछ इस प्रकार से चित्र बने होते हैं और कुछ मछलियां लाल पीली हरी दौड़ती रहती हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, फिल्मों में देखे होंगे, तो इसे कहते हैं एक्वेरियम। यह तो लोग घर में लाके लगाते हैं, तो यह भी प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। खेत, आप बताइए, खेत में जो आप खेती करते हैं तो आप खुद से करते हैं, तो क्षेत्र भी कृत्रिम हो गया। प्राकृतिक तब कौन है? तो वन है। प्राकृतिक कौन है? वन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यह प्राकृतिक प्रकृति रूप से उगते हैं और इसीलिए यह प्राकृतिक पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र है, ठीक है। आगे, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो आपको पता हरे पेड़ पौधे होते हैं, चूहा तो होगा नहीं, खरगोश नहीं होगा, बिल्ली नहीं होगा, तो हरे पेड़ पौधे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कौन है? नीलहरित शैवाल। हरे पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, जैसे जहां पर दो तंत्रिका तंत्र जुड़ते हैं उसके बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कर रहा हूं, जो चिन्हित कर रहा हूं, यह है सिनेप्स। क्या है? सिनेप्स। या कुछ लोग साइनेप्स भी पढ़ते हैं, तो सिनेप्स या साइनेप्स से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? यानी ऊर्जा की कितनी मात्रा अगले स्तर पर पहुंचेगी? तो यहाँ पे उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यहाँ से जब ऊर्जा का प्रवाह होगा तो कितना परसेंट जाएगा? अगर इसने 100% लिया है तो इसका कितना परसेंट जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए केवल 10% जाता है। कितना जाता है? 10% अगले स्तर पर, ठीक है। तो पिछले स्तर का केवल अगले स्तर में 10% ही जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसी को लिंडेमान का ऊर्जा नियम कहते हैं। तो इसे दिया किसने था? याद रख लेंगे, लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था? तो ऊर्जा का 10% सिद्धांत जो है लिंडेमान ने दिया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ऊर्जा का 10% सिद्धांत, इससे मतलब क्या है? समझ गए होंगे कि 10% ही केवल अगले स्तर पर जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर 10% आया होगा उसका 10% यहाँ जाएगा, फिर इसका 10% यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्तर जब हम आगे बढ़ते हैं तो घटता जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब बताइए लिंग गुणसूत्रों की संख्या। लिंग गुणसूत्र केवल 2 होते हैं, याद रख लीजिएगा। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आपको यह पता है कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क दिया है ऑप्शन में, ठीक है। तो यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरेब्रम किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए 70 क्वेश्चन थे जो कि पूर्ण हुए। इसको एक बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो सभी बहुविकल्पी तैयार हो जाएंगे आपके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।